सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ओके, तो आज के क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने कल के क्लास में जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिया था, ठीक है, उसको आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर इसमें थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं दिया हुआ है कि सम ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स on the nature of science have come from Albert Einstein, on the greatest scientist of all time. What do you think did Einstein mean when he said? Okay, फिर बोल रहा है, स्टेटमेंट है, द मोस्ट इनकम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिबल। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, मैं इसी को डिस्कस कर देता हूँ। देखो, इनकॉम्प्रिहेंसिबल और कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है, इसमें यहाँ पे इस चीज़ का मतलब हुआ कॉम्प्लेक्स और सिंपल। ठीक है, अगर सीधा साधा लैंग्वेज में हम लोग समझना चाहें तो। ओके, तो देखो आंसर में दिया हुआ है, द होल ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, द बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, फिर लिख रहा है कि मोर एवर वास्टली डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड आर इन्वॉल्व इन स्पेस टाइम एंड mass. In spite of all this, almost all the physical phenomenon can be expressed in terms of few physical। और मतलब इसका ये हुआ, देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऐसे अर्थ है ना, इसमें जितने भी फिजिकल फेनोमेनन होते हैं, ओके, इन सभी को हम सिंप्लीफाई करके, जितने भी कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है, ठीक है, उसको हम सिंप्लीफाई करके एक सिंपल फेनोमेनन डिवाइस कर सकते हैं, या उसमें एक सिंपल फेनोमेना में सभी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे हमारे पास लॉज जितना भी हो, है ना, उन सब का समरी जो है ना, या आप ऐसा बोलो कि एक बेसिक लॉ के अंदर हम लोग सभी चीज़ को समझ सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टार्ट्स एज ए हर्से एंड एंड्स एज ए डोगमा। गिव सम एग्जाम्पल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इंसिसिव रिमार्क। ठीक है, मतलब इसमें क्या बता रहा है, देखो इसमें ये बोल रहा है कि जितना भी हमारा फिजिकल थ्योरीज है ना, वो बेसिकली स्टार्ट होता है से एक हर्सी से, है ना, और वो ख़त्म कहाँ पे होता है, डोगमा में। मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स है ना, या जो कॉमन पीपल है, उनको उस थ्योरी को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो इसमें बता रहा है कि इसका क्या रिमार्क होगा हमारे लाइफ में। तो देखो इसमें बोल रहा है कि ए कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर डेली लाइफ इज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से इस सॉल्यूशन का स्टार्ट हुआ है। फिर बोल रहा है कि व्हेन हाइजेंस प्रोपाउंड इज वेव थ्योरी इट वाज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड बिलीफ। मतलब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है हाइजेंस थ्योरी का। ओके, तो देखो हाइजेन का जो थ्योरी है ये बेसिकली लाइट से रिलेटेड है ना, और जो आप क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हाउ एवर सून इट बिकेम अ डोगमा एज रिफ्लेक्शन एट्सेट्रा। मतलब जो थ्योरी हमारा हाइजेंस का था, है ना, वो रिलेटेड किससे था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से था। ओके, मतलब क्या हुआ, देखो जो थ्योरी हाइजेन ने हमको दिया, इनिशियली क्या था, वो थोड़ा सा समझने में हमको कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में, देखो वो सक्सेसफुल हुआ। इसमें लिखा हुआ है कुड बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, फाइनली उसको हम लोगों ने वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया। फिर बोल रहा है कि व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर डिस्कवर्ड देन इट वाज फाउंड दैट वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन एंड वी केम टू कंक्लूजन दैट लाइट ट्रूली हैज़ ड्यूअल कैरेक्टर इट मे बी। तो देखो इसमें बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, इसको सुनो ध्यान से। देखो जो हमारा लाइट होता है ना, उसका नेचर दो टाइप का होता है, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। ठीक है, पहले इसको आइंस्टाइन ने क्या किया, इसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करने के बाद इमीडिएट उसने एक और नया थ्योरी दिया जो कि लाइट से रिलेटेड नहीं है ना, डायरेक्टली, उसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों जो फेनोमेनन है ये हमको क्लास 11 में नहीं पढ़ना है, जस्ट इसका एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किया हुआ है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जो ये वेव थ्योरी है, ये देखो ये दोनों को एक बार समझ लो, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसमें हम किसी मेटल के ऊपर अगर लाइट को डालते हैं तो क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टार्ट होता है ना। और वेव थ्योरी में क्या होता है, वेव थ्योरी में हम लाइट का बेसिकली वेव नेचर को पढ़ते हैं। मतलब लाइट जो हमारा रे ऑफ लाइट है, जो हम लोगों ने क्लास 10 में उसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर रहे थे, उसको अब हम वेव से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ओवरऑल यही बोला गया है इस क्वेश्चन में कि कोई भी फिजिकल थ्योरी है वो स्टार्ट तो होता है थोड़ा एक
कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन्स, मतलब उसमें हम बहुत सारा उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बहुत सारा से थ्योरीज का यूज़ करते हैं ना, लेकिन बाद में उसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं उसको, उसका जो कंक्लूजन लेते हैं वो काफ़ी सिंपल वे में लेते हैं। ठीक है, इसमें यही बोला गया है दो से फैक्ट्स का यूज़ करके। ठीक है, इसमें आप चाहो तो दूसरा भी एग्जांपल लिख सकते हो, ऐसा कोई भी एग्जांपल जिसमें कि हम लोग एक सिंपल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी दो थ्योरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि 1.3, ओके, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, सिमिलरली साइंस इज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल, एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एफोरिज्म ऑन द नेचर एंड प्रैक्टिस ऑफ साइंस। ओके, तो देखो पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल मतलब क्या हुआ कि देखो पॉलिटिक्स जो होता है इसमें हर एक चीज़ का पॉसिबिलिटी होता है ना, कुछ भी हो सकता है कभी भी, काफ़ी अनसर्टेन सा चीज़ है ना। वैसे ही साइंस इज़ द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल, मतलब क्या हुआ कि देखो साइंस में बेसिकली क्या होता है, हाँ हम लोग मान लो कोई एक नेचर में जो फेनोमेनन हो रहा है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उसके ऊपर हम एक थ्योरी या फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन क्या वो थ्योरी और फार्मूला हमेशा करेक्ट रहेगा? जैसे कि मान लो आप लोगों ने आज कुछ एक लॉ बनाया है ना नेचर का, अब मान लो कि मैंने कल बोला कि नहीं ये जो हमारा लॉ है ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, मतलब वो कभी भी सॉल्यूबल हो सकता है। सॉल्यूबल का मतलब होता है कि वो डिजॉल्व हो जाना, उसका उसमें 100% उसका सही नहीं भी होना है ना। ठीक है, तो इस साइंस में ये चीज़ बिल्कुल ही पॉसिबल है कि आपने एक थ्योरी बनाया और हो सकता है कि वो 50 या 60% ही करेक्ट हो, है ना, उसका करेक्टनेस को कोई और भी इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारा थ्योरीज जो है किसी साइंटिस्ट ने उसको स्टार्ट किया और बाद में उसी के ऊपर बहुत सारा साइंटिस्ट ने अलग अलग काम किया है ना। तो इस हिसाब से साइंस में हर एक चीज़ में जो मॉडिफिकेशन आप कह लो या उसको आप उसका थोड़ा अपलिफ्टमेंट कह लो, है ना, कोई भी थ्योरी को आप थोड़ा और अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। मान लो आपने कोई एक थ्योरी बनाया, कोई दूसरा स्टूडेंट उसको फिर से एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें कुछ नया चीज़ ऐड कर सकता है, उसके बारे में और भी बहुत कुछ बता सकता है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि साइंस इज़ द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है, दो इंडिया now has a large base in science and technology which is fast expanding, it is still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in science. Name some important factors which in your view have hindered the advancement of science in India. बोल रहा है देखो इसमें क्या कि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत आजकल डेवलप हो रहा है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बट क्या है कि ये अभी भी है ना अपना जो इसका एक्चुअल पोटेंशियल है उस हिसाब से ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ भाई कि क्यों इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम डेवलप उतना अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हमको करना चाहिए। फाइन, तो देखो इसमें आप बहुत सारा चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, तो उसके हिसाब से आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं खुद से। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें मैंने आपको जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, इसमें कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला वगैरह का यूज़ नहीं हुआ है। इसका आंसर आपको जो अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, आप क्या समझते हो साइंस से, और जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उसको कोट करके आप उसको अपने लैंग्वेज में भी उसका आंसर लिख सकते हो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक बेस्ट आंसर हम लिखें कि यही इसका बेस्ट आंसर है। ठीक है, जिसका अंडरस्टैंडिंग जिस हिसाब से है आप अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको कोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, एनीवे तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्यों भाई हम क्यों अभी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? हमारे पास पोटेंशियल तो है, हमारे पास अच्छे अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे अच्छे रिसर्च स्कॉलर है ना। तो सबसे पहला है कि इंडिया जो है हमारा उतना रिच कंट्री नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे पास उतना एवेबिलिटीज़ नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया है ना, जो यहाँ पे मैंने नोट किया है ना। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे जो साइंस पढ़ने का जो प्रोसेस है ना, वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं है ना। ठीक है, हमको क्लास 12 तक यही पता नहीं होता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो किस में स्पेशलाइज्ड है ना, क्योंकि चारों का चारों हमको पढ़ना होता है, आप लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो बेसिक फाउंडेशन जो होना चाहिए साइंस का, है ना, जो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखोगे, अमेरिका में या इंग्लैंड में या फिर जो काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का जो डिवीज़न है वो काफ़ी लोअर क्लासेस में ही हो जाता है, समवेयर इन क्लास 6 और 7। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट का जो बेस है वो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसा माना गया है कि हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए हैं जितना होना चाहिए उससे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नो फिजिसिस्ट हैज़ एवर सीन एन इलेक्ट्रॉन येट ऑल फिजिसिस्ट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इंटेलिजेंट बट सुपरस्टिशियस मैन advances this analogy to argue that ghosts exist even though no one has seen one. How will you refute this statement? Okay, fine. तो देखो यहाँ पे इसमें मैंने एक आंसर लिखा है, ठीक है। अब इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक करके समझाऊँ तो आपको शायद अच्छा से समझ में आए। देखो ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन का जहाँ तक बात है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली उस पर चार्ज नेगेटिव होता है और उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, kg मतलब किलोग्राम। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होता है कि देखो आप कोई भी ऐसा पार्टिकल आपके पास है जिसका कि मास है, मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल का मतलब मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका कि मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। तो आप सोचो कि अगर ये इतना छोटा सा एक मास है ना। आप देखो कि अगर हमारे पास कोई 1 ग्राम का चीज़ होता है ना, तो 1 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1/1000 kg, है ना। तो अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका कि मास है 10⁻31 kg, है ना, तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। समझ में आया बात। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को आप कभी भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ओके। लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन को हमारे पास जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, आप उसके थ्रू देख सकते हो, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें है ना, जैसे कि हमारा जो पेन हुआ या हमारा जो बुक हुआ, सभी 3 चीज़ से ही बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भाई अब ये कोई भी चीज़ अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को देखा है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। क्यों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो सुनो ध्यान से। देखो हमारा जो कॉपी है, हमारा जो पेन है, हमारा जो बुक है, जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बना हुआ है, उसमें बहुत बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, ओके। तो हम लोग एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बंचेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल घोस्ट वगैरह का बोल रहा है क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। बट इसका रियल एक्सप्लेनेशन यही है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, जैसे मैंने बताया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप उसको नहीं देख सकते हो, काफ़ी बहुत ही छोटा सा है ना। लेकिन आप वैसा बहुत सारा जब मिला लोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा और फिर देख पाओगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है यार। चलो देखते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि द सेल्स ऑफ क्रैब्स फाउंड अराउंड अ पार्टिकुलर कोस्टल लोकेशन इन जापान seem mostly resemble the legendary face of a samurai. Given below are 2 explanations of this observed fact. Which of these strike you as a scientific explanation? Okay. फिर ये बोल रहा है कि ट्रेजिक सी एक्सीडेंट सेवरल सेंचुरीज एगो राउंड ए यंग सामुराई, ऐसे कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रहा है। तो देखो फिर नेक्स्ट में बोला है आफ्टर द सी ट्रेजिडी फिशरमैन इन दैट एरिया इन ए गेस्चर ऑफ honor to their dead hero let free any crab shell caught by them which is accidentally had a shape resembling the face of a samurai. Consequently a particular shape of the crab shell survived longer and therefore in course of time the shape was genetically propagated. This is an example of evolution by artificial selection. देखो तो ये इसमें क्या है, आप दोनों स्टेटमेंट को जब पढ़ोगे है ना तो आपको क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों ने क्लास 10 में एक थ्योरी पढ़ा है, डार्विन का लॉ पढ़ा होगा आपने, है ना, कि कैसे हमारा जो शेप एंड साइज है ना, वो इवोल्यूशन के साथ मॉडिफाई होता था पहले, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपको ये एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है ना कि जो हमारा टाइम टू टाइम जो एडाप्टेशन हमारे बॉडी में या जो